नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2023 के लिए पार्ट नंबर 22 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है? यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है और निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट की जाती है। मतलब ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है और उसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट भी कर सकता है। एग्जीक्यूट मतलब रन कर सकता है। तो यहां पर ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है वह होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है वह फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। इस लैंग्वेज में केवल 0 और 1 का ही यूज किया जाता है और कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर ही वर्क करता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, वह कहलाती है मशीन लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है? कंप्यूटर में यदि हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसे लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह होगी मशीन लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 0-1 की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पराबैंगनी प्रकाश मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है, मगर इसको हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन रोम से संबंधित है। रोम से संबंधित, रोम क्या है? रोम हमारे कंप्यूटर में एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम को मदरबोर्ड में इनबिल्ट किया जाता है। मदरबोर्ड में रोम चिप मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है और रोम में डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। परमानेंट। रैम में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, जबकि रोम में डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर, रोम में जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो रोम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। रोम क्या है? रोम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। रोम डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। रोम में बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम में स्टोर प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में कुछ ऐसे निर्देश, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। यह क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है यह रोम के टाइप से संबंधित है। रोम के टाइप से क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है, हाई वोल्टेज चाहिए होता है, और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। रोम के टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। रोम का पहला टाइप होता है एम रोम। एम रोम, एम रोम मतलब मास्क रोम। मास्क रोम, एम रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्क रोम। एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, एम मतलब मास्क्ड। एम रोम मतलब मास्क्ड रोम होता है। यह एक ऐसी रोम होती है जिसको बनाते समय ही इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एम रोम मतलब मास्क्ड रोम, जिसको बनाते समय इसका डेटा, इसका प्रोग्राम भी इसमें स्टोर कर दिया जाता है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, वह होती है एम रोम मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। दूसरी रोम होती है पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो पी रोम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी रोम होती है जो कि ब्लैंक होती है, खाली। इसमें यूजर एक बार अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है और उस प्रोग्राम को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें यूजर एक बार अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है और इस प्रोग्राम को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। तीसरी रोम होती है ईपी रोम। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक ऐसी रोम होती है जिसमें स्टोर डेटा को हम चेंज कर सकते हैं और नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, और डेटा को चेंज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस। ईपी रोम में पुराने डेटा को हटाकर नया डेटा स्टोर करने के लिए ईपी रोम में पुराने डेटा को हटाकर नया डेटा स्टोर करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस। और एक लास्ट रोम होती है ईईपी रोम। ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह रोम ऐसी रोम होती है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की सहायता से पुराने डेटा को हटा दिया जाता है और नया डेटा स्टोर कर दिया जाता है। इसी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, यह तो यूज होती है ईपी रोम में। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। जबकि हमसे क्या पूछा गया था? लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं उच्च वोल्टेज की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी रोम होती है जिसमें पुराने डेटा को डिलीट करने के लिए, नया डेटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोम के 4 टाइप हमने समझे। एम रोम मतलब मास्क रोम, जो कि डेटा को बनाते समय ही इसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है जिसे चेंज नहीं कर सकते। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि ब्लैंक होती है, यूजर इसमें एक बार अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकता है लेकिन उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें पुराने डेटा को हटाकर नया डेटा स्टोर करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है। और लास्ट टाइप है
EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें पुराना डेटा हटाकर नया डेटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं, फ्लैश ड्राइव का मतलब है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को बोला जाता है फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव, थंब ड्राइव, पेन ड्राइव के कई नाम होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं मतलब पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। फ्लैश ड्राइव का क्वेश्चन पूछा गया, फ्लैश ड्राइव को क्या भी बोला जाता है? पेन ड्राइव, USB ड्राइव, थंब ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव। पेन ड्राइव को कई नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। पेन ड्राइव को पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव, थंब ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव कई नाम से जाना जाता है। और पेन ड्राइव एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं मतलब पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। पेन ड्राइव में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा माय कंप्यूटर के अंदर आपको पेन ड्राइव भी एक ड्राइव के रूप में शो की जाती है, ड्राइव के रूप में। जहां पर माय कंप्यूटर में आपको C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव शो की जाती हैं, यदि आप पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे तो वह भी आपको एक डिस्क ड्राइव के रूप में शो की जाती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं मतलब उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर में इसकी पहचान डिस्क ड्राइव के रूप में की जाती है। मतलब जहां पर आपके कंप्यूटर की अदर ड्राइव शो होती हैं, जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वहीं पर आपको पेन ड्राइव भी शो कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ड्राइव। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह क्वेश्चन CPCT के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिक टैबलेट का एक क्वेश्चन CPCT के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और कई प्रकार से पूछा जाता है। यहां पर आपको ग्राफिक टैबलेट के सभी प्रकार के नाम जरूर पता होने चाहिए। ग्राफिक टैबलेट होता क्या है? ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस। ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास एक फ्लैट पैनल होता है, फ्लैट पैनल, जिसके साथ एक पेन भी होता है, पेन। जब हम इस पेन को इस फ्लैट पैनल पर मूव करते हैं तो हम स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट एक फ्लैट पैनल होता है, एक सरफेस होता है जिसके साथ एक पेन भी होता है। पेन को कहा जाता है स्टाइलस। ग्राफिक्स टैबलेट के साथ जो पेन होता है उसे क्या कहा जाता है? स्टाइलस। जब हम स्टाइलस को सरफेस पर, फ्लैट पैनल पर मूव करते हैं तो हम स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट को ड्राइंग टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, इसके अलावा पेन टैबलेट, कई नाम से जाना जाता है। जो ग्राफिक्स टैबलेट है इसे ग्राफिक्स टैबलेट तो कहते हैं, ड्राइंग टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट, एकॉस्टिक टैबलेट, कई नाम से जाना जाता है। यह एक फ्लैट पैनल होता है जिसके साथ एक पेन मतलब स्टाइलस भी होता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स टैबलेट को ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट,
डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, एकॉस्टिक टैबलेट कई नाम से जाना जाता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट को ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट कई नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। और हमें इकाई कौन कौन सी दी गई है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट। हमें कई प्रकार की मेमोरी यूनिट दी गई हैं जिन्हें हमें क्रम अनुसार जमाना है। कई प्रकार की क्या दी गई हैं हमें यहाँ पर? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट का यूज डेटा की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है। जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो उस डेटा की क्वांटिटी को, डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए या नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज होती हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट हो जाता है, निबल। जब 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है, बाइट। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बन जाता है। जब 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी बन जाता है। जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी बन जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार की मेमोरी यूनिट होती हैं। कंप्यूटर में स्टोर होने वाले डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए या नापने के लिए मेमोरी यूनिट्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। दो ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। जब 4 बिट मिलते हैं तो एक निबल बनता है, 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी बनता है। 1024 केबी मिलते हैं तो एक एमबी बनता है। जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी बनता है। 1024 जीबी मिलते हैं तो एक टीबी बनता है। जब 1024 टीबी मिलते हैं तो एक पीबी मतलब पेटाबाइट बनता है। कई प्रकार की मेमोरी यूनिट होती हैं। हमें 4 मेमोरी यूनिट दी गई हैं। हमसे बोला गया है इन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है यहाँ पर मेगाबाइट। एमबी सबसे छोटा है इन चारों में। एमबी से क्या बनेगा? जीबी, यह आ जाएगा दूसरे नंबर पर जीबी। फिर बनेगा टीबी, यह आ जाएगा तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? पीबी। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है मेगाबाइट, एमबी। उससे बड़ी मेमोरी यूनिट क्या दी गई है? जीबी, जीबी मतलब गीगाबाइट। फिर दिया गया है टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट। और लास्ट में क्या आएगा? पेटाबाइट मतलब पीबी। तो हमें देखना होगा आंसर में सबसे पहले मेगाबाइट। मेगाबाइट कहां कहां पर दिया गया है? ए में और सी में। मेगाबाइट के बाद क्या आना चाहिए? गीगाबाइट। मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। पहले मेगाबाइट मतलब एमबी, फिर गीगाबाइट मतलब जीबी, फिर टीबी और लास्ट में पीबी मतलब पेटाबाइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हमें कंप्यूटर की कुछ इनपुट डिवाइस और कुछ आउटपुट डिवाइस दी गई हैं जिनमें हमें डिफरेंट विकल्प को, अलग विकल्प को पहचानना है। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक समान है, जबकि एक ऑप्शन अलग है। उसकी हमें पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंप्यूटर स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? माउस। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जॉयस्टिक। तो आप यदि चारों ऑप्शन को देखें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो स्पीकर है यह तो एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट में प्रदान करता है, ऑडियो डेटा। जबकि कीबोर्ड, माउस,
और जॉयस्टिक, यह तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पर अलग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर स्पीकर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में दस्तावेजों जो डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी संख्या में दस्तावेजों को, मतलब जो डॉक्यूमेंट हैं, जो फाइल हैं, को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी है। प्रिंटर का उपयोग हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर का उपयोग हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अधिक मात्रा में यदि हमें प्रिंट आउट निकालने हैं, बहुत अधिक मात्रा में हमें प्रिंट आउट निकालने हैं और वह भी फास्ट स्पीड में प्रिंट करना है, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो यह काम कर सकता है, जिसे ऑफिस में वर्क हॉर्स भी माना जाता है? प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। यदि हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रिंट आउट निकालने हैं और फास्ट स्पीड में निकालने हैं, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसे ऑफिस वर्क में यूज किया जाता है और इसे ऑफिस का वर्क हॉर्स भी माना जाता है? सभी प्रकार के प्रिंटरों में सबसे तेज प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अदर सभी प्रिंटर्स से फास्ट होता है और लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है, प्रिंटिंग स्पीड फास्ट होती है, हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। तो लेजर प्रिंटर बहुत फास्ट स्पीड में वर्क करता है, अदर सभी प्रिंटर से फास्ट होता है, इसलिए इसे ऑफिस वर्क में वर्क हॉर्स भी माना जाता है। यह बहुत अधिक मात्रा में प्रिंट आउट निकाल सकता है, वह भी फास्ट स्पीड में। और लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर में ड्राई पाउडर यूज होता है, ड्राई पाउडर, जो कि टोनर कहलाता है, टोनर। लेजर प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग करने के लिए सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर यूज होता है, जिसे टोनर कहा जाता है, और टोनर को कॉर्ट्रेज में भरा जाता है, कॉर्ट्रेज में। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर यूज होता है। इस पाउडर को टोनर कहा जाता है, टोनर को कॉर्ट्रेज में भरा जाता है, फिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो अदर सभी प्रिंटर से फास्ट होता है, फास्ट स्पीड में प्रिंटिंग निकालता है और इसे ऑफिस में वर्क हॉर्स भी माना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? आपको यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? मतलब एक ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर कई प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, वह कहलाता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। वैसे प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर का काम होता है प्रिंट निकालना, प्रिंट आउट निकालना। लेकिन आजकल जो प्रिंटर आते हैं उसमें प्रिंट के साथ साथ फोटोकॉपी का वर्क भी हो जाता है, साथ ही साथ हम डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रिंटर में फैक्स का ऑप्शन भी होता है। मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट आउट तो निकालेगा, साथ ही साथ फोटोकॉपी भी कर देगा, डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर देगा और फैक्स करने की सुविधा भी देगा। मतलब एक प्रिंटर है लेकिन काम कर रहा है कई प्रकार के, मल्टीपल टाइप के वर्क कर रहा है, तो उसे बोला जाता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। एक प्रिंटर आता है जो कि होता है प्रिंट निकालने के लिए, फोटोकॉपी करने के लिए और स्कैनिंग करने के लिए, यह कहलाता है 3-in-1 प्रिंटर। 3-in-1 मतलब प्रिंट आउट भी निकल जाएगा, फोटोकॉपी भी हो जाएगी, स्कैनिंग भी हो जाएगी। और एक होता है ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर मतलब प्रिंट आउट भी निकल जाएगा, फोटोकॉपी भी हो जाएगी, स्कैनिंग भी हो जाएगी, फैक्स भी कर सकते हैं। और आजकल तो वाईफाई वाले प्रिंटर भी आ गए हैं, वायरलेस। मतलब हमसे पूछा गया था मल्टी फंक्शन प्रिंटर किस रूप में कार्य करता है, तो हो जाएगा प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर और फैक्स मशीन। प्रिंट आउट भी निकाल सकते,
फोटोकॉपी भी कर सकते, स्कैनिंग भी कर सकते और फैक्स भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर कॉपियर, स्कैनर और फैक्स मशीन के रूप में वर्क करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीईजी क्या है? एमपीईजी एक फाइल फॉर्मेट होता है, फाइल फॉर्मेट जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है। एमपीईजी एक फाइल फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होता है जिसका यूज वीडियो फाइल के साथ किया जाता है। हमसे एमपीईजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमपीईजी का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि आईपी टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हमने प्रीवियस वीडियो में आईपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार किया है। आज हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है। प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर या यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? 5। यह क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, एक होता है आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 है इसमें आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज 32 बिट्स होती है, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज 128 बिट्स मतलब 128 बिट होती है। तो यहां पर हमने आईपी से संबंधित कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? इंटरनेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है? वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस क्या होती है? वेबसाइट मतलब एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज यूज किए जाते हैं। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। और वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर की वेबसाइट होती है मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन। वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। और वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए, वेबसाइट को इंटरनेट पर स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का यूज किया जाता है। वेब सर्वर का हम जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वह हम बनाते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर या लोकल कंप्यूटर पर। हमारे पास यूजर के पास जो कंप्यूटर होता है वह कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर या लोकल कंप्यूटर। यदि हमने अपने कंप्यूटर पर वेबसाइट बनाई है तो वह हमारे कंप्यूटर पर तो रन होगी,
लेकिन अदर यूजर हमारी वेबसाइट को नहीं चला पाएंगे। तो वेबसाइट बनाने के बाद हमें अपनी इस वेबसाइट को क्लाइंट कंप्यूटर से एक सर्वर कंप्यूटर पर रखना होता है। यह जो सर्वर कंप्यूटर होता है वह कहलाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वेबसाइट को स्टोर करता है। वेबसाइट को स्टोर करता है मतलब वेबसाइट को होस्ट करता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर पर बनने वाली वेबसाइट को इंटरनेट पर रखने के लिए, इंटरनेट पर स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का यूज किया जाता है। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को स्टोर करता है, होस्ट करता है, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब क्या है? वेबसाइट बनाने के बाद उसे सर्वर पर रखना। तो यहां पर हमसे पूछा गया था ऐसा कंप्यूटर कौन सा होता है जो वेबसाइट को होस्ट करता है, उसे कहा जाता है वेब सर्वर। एक ऐसा कंप्यूटर जिस पर वेबसाइट को रखा जाता है, होस्ट किया जाता है, वह कहलाता है वेब सर्वर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज तो वेबसाइट का एक पेज है। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वेबसाइट को ओपन किया जाता है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेब सर्वर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है इसको ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में ही समझा है। आज की वीडियो में ही हमने मशीनी भाषा से संबंधित एक क्वेश्चन भी समझा था, वहां पर हमने यह क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या है? मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। मशीन लैंग्वेज को क्या भी कहा जाता? लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को क्या भी कहा जाता? बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है। यह लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, और इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लो लेवल लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम मतलब मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम मतलब मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। जब भी हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो कई डिवाइसेस को, कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होता है। कई डिवाइसेस को, कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होता है, और इनको कनेक्ट करने के लिए या तो हम वायर्ड मीडिया का यूज करते हैं या वायरलेस मीडिया का यूज करते हैं। वायर्ड मीडिया मतलब वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, या फिर दूसरा तरीका क्या है? वायरलेस टेक्निक का यूज करके कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। इन्हें बोला जाता है मीडिया या माध्यम। इन्हें मीडिया या माध्यम या फिर चैनल भी कहा जाता है। चैनल। कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन चैनल का यूज किया जाता है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड को बोला जाता है गाइडेड मीडिया, और वायरलेस को बोला जाता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब वायर के द्वारा नेटवर्क बना है, और वायरलेस मतलब अनगाइडेड मीडिया है। जो वायर्ड मीडिया है या गाइडेड मीडिया है, यह 3 प्रकार के होते हैं, एक ट्विस्टेड पेयर केबल, एक कोएक्सिबल केबल और एक ऑप्टिकल फाइबर केबल। जो वायर्ड मीडिया है वह 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के वायर नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सिबल केबल
और ऑप्टिकल फाइबर केबल, जबकि वायरलेस टेक्निक या अनगाइडेड मीडिया माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है और इंफ्रारेड होता है। जो वायरलेस मीडिया है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था गाइडेड मीडिया का। गाइडेड मीडिया मतलब वायर के माध्यम से नेटवर्क बना है। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है और जो सबसे तेज सबसे फास्ट केबल होती है वह होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, यहां पर आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल इसका नाम है। इसमें कांच या प्लास्टिक का यूज होता है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। डेटा ट्रांसमिशन में ऐसा मीडिया जो कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है वह कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि एक वायर्ड मीडिया होता है, गाइडेड मीडिया होता है। यह अदर सभी केबल से फास्ट स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेब पेज पर मौजूद वह शब्द अथवा आइकन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है क्या कहलाता है? किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द या आइकन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट पर जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट, तो एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। एक वेबसाइट क्या होती है? मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन। वेबसाइट में जो भी जानकारी होती है उसे वेब पेज पर शो किया जाता है। वेब पेज पर आपने देखा होगा हाइपरलिंक बनी होती हैं, हाइपरलिंक बनी होती हैं जो कि जर्नली ब्लू कलर से शो होती हैं, अंडरलाइन होती हैं। और जब आप हाइपरलिंक पर अपने माउस को ले जाते हो तो माउस का जो कर्सर होता है वह हैंड के आइकन में बदल जाता है, हैंड के आइकन में। इंटरनेट पर जब आप कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं तो वहां पर हाइपरलिंक बनी होती हैं। जर्नली हाइपरलिंक को ब्लू कलर से शो किया जाता है, हाइपरलिंक अंडरलाइन भी होती है। और हाइपरलिंक पर जब हम माउस को ले जाते हैं, कर्सर को ले जाते हैं, तो कर्सर हैंड के आइकन में बदल जाता है। और जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हम किसी अदर वेबसाइट पर या अदर वेब पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक एक ऐसा शब्द या आइकन होता है जिस पर क्लिक करके हम किसी अदर वेब पेज पर या अदर वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या है, मतलब www का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें यहां पर बताना है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में www से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं। आज हमसे पूछा गया है www का फुल फॉर्म। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। और www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। मतलब W3 का फुल फॉर्म भी क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। www को 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में www को बनाया गया था। तो www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। इसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है। गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है। जो गूगल कैलेंडर लैब्स का ऐप होता है, वेबसाइट होती है, उसमें यदि हमें कंप्लीट 1 ईयर का डेट देखना है या उसका रिपोर्ट देखना है तो हम कौन सा व्यू यूज करेंगे? आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का, एक बार में पूरे कंप्लीट ईयर का अवलोकन प्रदान करता है। मतलब पूरे एक साल का कैलेंडर आपके सामने शो करता है। वह कौन सा व्यू होगा?
ईयर व्यू होगा। ईयर व्यू में आपको पूरे एक साल का कैलेंडर एक साथ दिखा दिया जाएगा। गूगल कैलेंडर लैब क्या है? गूगल कैलेंडर लैब गूगल कंपनी का एक प्रोडक्ट है, गूगल कंपनी का एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है जो कि आपको कैलेंडर शो करता है, कैलेंडर में इवेंट को रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। आप गूगल कैलेंडर लैब का यूज करके किसी इवेंट को फिक्स डेट पर सेट कर सकते हो। आप यहां पर अलग अलग डेट के लिए कोई मीटिंग या सेमिनार भी ऐड कर सकते हो। हमसे पूछा गया है गूगल कैलेंडर लैब का कौन सा व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन कराता है। तो यदि हमें पूरे एक साल का कैलेंडर एक साथ देखना है तो हम कौन सा व्यू सिलेक्ट करेंगे? ईयर व्यू सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें एक साल का पूरा व्यू हमें शो कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं? एमएस वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी अक्षरों को कैपिटल अक्षरों में बदल सकते हैं? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में एक बहुत ही पावरफुल फीचर होता है चेंज केस। चेंज केस से यह क्वेश्चन पूछा गया है, पर हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी चेंज केस टॉपिक से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? एमएस वर्ड 2019 का जो होम टैब होता है उसमें ऐसा कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है जिस पर क्लिक करके हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को कैपिटल कैरेक्टर में बदल सकते हैं? यह क्वेश्चन चेंज केस से पूछा गया है। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में या कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपको एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में शो करना है, स्मॉल लेटर में शो करना है, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में शो करना है, तो आप चेंज केस का यूज कर सकते हैं। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं एमएस वर्ड में। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 प्रकार के केस हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है, डिफॉल्ट केस सेंटेंस केस। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब आपके पूरे वाक्य का, पूरे सेंटेंस का पहला अक्षर बस बड़ा टाइप किया जाएगा, बाकी सभी अक्षरों को स्मॉल में टाइप किया जाएगा। तो एमएस वर्ड में एक चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है। टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। शॉर्टकट की के द्वारा केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। जो चेंज केस ऑप्शन है यह होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़ा कर देगा? वह कहलाता है अपर केस। अपर केस में क्या होगा? आपने जितना भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके पूरे कैरेक्टर्स को कैपिटल में बदल दिया जाता है, अपर केस। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं अभी जो टेक्स्ट टाइप किया गया है इसमें पूरे सेंटेंस में पहला अक्षर बड़ा है, बाकी सभी अक्षर छोटे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है जिससे हमसे क्वेश्चन पूछा गया। हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं जिस पर हम सभी प्रकार के केस को अप्लाई करेंगे। अब यदि हम चेंज केस पर क्लिक करें तो हमें यहां पर 5 प्रकार के केस दिए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है? सेंटेंस केस। इसके अलावा एक केस है लोअर केस। लोअर केस मतलब पूरे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में छोटे अक्षरों में टाइप कर दिया जाएगा। एक केस होता है अपर केस। अपर केस मतलब पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदल दिया जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक केस होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, बाकी सभी अक्षर छोटे कर दिए जाएंगे। और एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस, टॉगल केस क्या करता है? टॉगल केस टेक्स्ट के केस को रिवर्स कर देता है। रिवर्स कर देता मतलब जितने कैरेक्टर कैपिटल में टाइप किए गए थे वह स्मॉल में बदल जाते हैं और जितने स्मॉल में टाइप किए गए थे वह कैपिटल में बदल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, अपर केस के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में सभी अक्षर को बड़े अक्षर में बदल सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ईमेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था, जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को, क्योंकि इन्होंने 1971 में पहला ईमेल भेजा था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल भेजने के दौरान हमें सीसी नाम का एक फीचर दिखता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जब हम ईमेल भेजते हैं तो हमें जिसको ईमेल भेजना होता है उसकी ईमेल आईडी हम टू में टाइप करते हैं, और कुछ ईमेल आईडी को हम सीसी में टाइप करते हैं, कुछ ईमेल आईडी को हम बीसीसी में भी टाइप करते हैं। टू, सीसी और बीसीसी, यह 3 ऐसी फील्ड हैं जहां पर वह ईमेल आईडी टाइप की जाती हैं जिन लोगों को हमें ईमेल भेजना होता है। हम कुछ लोगों की ईमेल आईडी कहां टाइप कर देंगे? टू में, और जिन लोगों की ईमेल आईडी टू में टाइप है उनको ईमेल प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों की ईमेल आईडी हम कहां टाइप कर सकते हैं? सीसी में। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, जो ईमेल टू में टाइप किए गए ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा वही सेम ईमेल कहां भी भेजा जाएगा? सीसी में टाइप की गई ईमेल आईडी पर। और सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। मतलब जब एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना होता है तो हम कुछ लोगों की ईमेल आईडी टू में टाइप कर देते हैं, उसके बाद कुछ लोगों की ईमेल आईडी कहां टाइप कर देते हैं? सीसी में। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। और कुछ ईमेल आईडी हम बीसीसी में टाइप करते हैं। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू और सीसी में आप जिन लोगों की ईमेल आईडी टाइप करेंगे उन सभी लोगों को यह पता चल जाएगा कि यह ईमेल हमारे अलावा और किसे किसे भेजा गया है। टू और सीसी में जिन लोगों की ईमेल आईडी टाइप की जाएगी उनको यह पता चल जाता है कि यह ईमेल हमारे पास तो आया है, साथ ही साथ और किसको भी भेजा गया है। लेकिन यदि आप एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो लेकिन उसमें कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में अदर लोगों को पता ना चले, तो ऐसे पर्सन की आईडी को कहां टाइप किया जाता है? बीसीसी में। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिस ईमेल आईडी को आप बीसीसी में टाइप करेंगे उसका नाम टू और सीसी में टाइप किए गए लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन जिन लोगों का नाम टू और सीसी में होगा उनका नाम कौन देख पाएगा? बीसीसी वाला यूजर। तो यदि आपके ईमेल में कोई ऐसा पर्सन है जिसका नाम आप बाकी लोगों से शेयर नहीं करना चाहते हो तो उसकी आईडी बीसीसी में टाइप की जाती है। बाकी सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल या संदेश भेजने के लिए ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि ईमेल से संबंधित है। ईमेल का फुल फॉर्म हमने अभी देखा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा, उन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश या मैसेज भेजने के लिए ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। और ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल ईमेल को एक होस्ट से या एक सर्वर से दूसरे होस्ट पर या दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ईमेल के साथ
एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसका नाम है SMTP, जो कि ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर भेजता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ICMP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ARP का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SMTP। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लाइन को इंडेंट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया है। पहली लाइन को इंडेंट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है, जो कि इंडेंट टॉपिक से संबंधित है। इंडेंट टॉपिक से। इंडेंट क्या होता है? जब आप पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट के लेफ्ट में मतलब पहले और टेक्स्ट के बाद मतलब राइट में जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है इंडेंट। MS वर्ड में जब आप पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट के पहले मतलब लेफ्ट में और टेक्स्ट के बाद मतलब राइट में जो ब्लैंक एरिया छोड़ा जाता है उसे कहा जाता है इंडेंट। जो इंडेंट है इसे इंडेंटेशन भी कहा जाता है, जो कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत हम इंडेंट को MS वर्ड के होम टैब से और लेआउट टैब से सेट कर सकते हैं। MS वर्ड में जो इंडेंट ऑप्शन है वह पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होता है, पैराग्राफ ग्रुप में, और पैराग्राफ ग्रुप होम टैब में भी होता है, लेआउट टैब में भी होता है। इंडेंट 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। इंडेंट के 4 प्रकार होते हैं। इंडेंट के 4 प्रकार होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। जो लेफ्ट इंडेंट है यह लेफ्ट साइड पर ब्लैंक एरिया छोड़ता है, राइट इंडेंट राइट साइड पर ब्लैंक एरिया छोड़ता है। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब है पहली लाइन में जगह छोड़ी जाएगी, खाली स्थान छोड़ा जाएगा, बाकी लाइन में नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि हैंगिंग इंडेंट में पहली लाइन में ब्लैंक एरिया नहीं छोड़ा जाता है, बाकी सभी लाइन में ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यहां पर हमसे पूछा गया है पहली लाइन को इंडेंट करने के चरण नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया है। हमें पहली लाइन में बस क्या करना है? इंडेंट सेट करना है, मतलब फर्स्ट लाइन में बस करना है। तो हम कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए क्या है? पैराग्राफ की। ऑप्शन नंबर बी अपना कर्सर। ऑप्शन नंबर सी और टैब की दबाएं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पहली लाइन के आरंभ में रखें। अब हमें यहां पर यह बताना है कि यदि पैराग्राफ की पहली लाइन में बस हमें इंडेंट सेट करना है तो हमें किस क्रम में इन सभी ऑप्शन को यूज करना होगा। हमें यदि पैराग्राफ में पहली लाइन में बस इंडेंट सेट करना है तो हमें इन सभी ऑप्शन को किस क्रम में उपयोग करना होगा। जो पैराग्राफ है उसकी केवल पहली लाइन में इंडेंट देना है, पहली लाइन में बस ब्लैंक एरिया छोड़ना है, बाकी लाइन में नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या करना होगा? अपना कर्सर, अपना कर्सर पैराग्राफ की, अपना कर्सर पैराग्राफ की पहली लाइन के आरंभ में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम कौन सी की प्रेस कर देंगे? टैब की प्रेस कर देंगे। टैब की क्या करती है? एक साथ हाफ इंच का, आधे इंच का स्पेस दे देती है। स्पेस दे देगी मतलब इंडेंट दे देगी। इसका आंसर क्या होगा? अपना कर्सर पैराग्राफ की पहली लाइन के आरंभ में रखें और टैब की दबाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी अपना कर्सर, ए पैराग्राफ की पहली लाइन के आरंभ में रखें मतलब डी, और लास्ट में और टैब की दबा दें। तो आंसर हो जाएगा हमारा BADC, BADC। अपना कर्सर पैराग्राफ की पहली लाइन के आरंभ में रखें और टैब की दबा दें तो पहली लाइन में क्या आ जाएगा? इंडेंट आ जाएगा। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड में यदि आप किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन में इंडेंट देना चाहते हैं पहली लाइन में, तो आपको उस पैराग्राफ के आगे शुरुआत में अपने कर्सर को रखना है और कीबोर्ड से टैब की को दबा देना है, टैब की को। आप देख सकते हैं पहले हमने अपने कर्सर को पैराग्राफ की पहली लाइन पर रखा और टैब की को प्रेस कर दिया तो उस लाइन में स्पेस आ गया, इंडेंट आ गया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए BADC सही क्रम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।